एक था बादशाह। उसके दो बेटे थे, जरियाब और नायाब। जरियाब मगरूर और बदमिजाज था, जबकि नायाब शरीफ और नेक दिल। बादशाह का एक वजीर भी था जो बहुत अक्लमंद था। वजीर हमेशा अक्लमंद ही हुआ करते हैं, क्योंकि हिमाकतों के लिए बादशाह जो मौजूद है। एक दिन बादशाह के सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। ऐसा महसूस होता था कि बालों के नीचे कोई खुफिया फोड़ा निकल आया हो। दूर दराज से हकीम और डॉक्टर बुलवाए गए। हालांकि करीब में भी कई अच्छे हकीम थे, मगर बादशाह का मर्ज रोज बरोज बढ़ता गया। एक दिन वजीर एक करीबी हकीम को पकड़ लाया। उस जो सर को टटोला तो मालूम हुआ कि सर में दो छोटे छोटे सींग उभरे हुए हैं। हकीम ने कदरे झिझकते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपके सर पर सींग निकल आए हैं। हकीम की यह तफ्तीशी रिपोर्ट सुनकर बादशाह भड़क उठा और बोला, यह क्या बकवास है? हम बादशाह हैं या कोई गाय बकरी? हकीम हाथ जोड़कर बोला, जनाब, होने को कौन रोक सकता है, और होने को दुनिया में क्या नहीं होता। बादशाह कदरे नरम पड़ते हुए बोला, मगर इस सिरियान होने के अल्टरनेटिव होने का कोई इलाज तो होगा? जी हुजूर, है तो सही, मगर इतना दुश्वार जैसे बगैर उंगलियों के बांसुरी बजाना। हकीम, तुम तमीज नमाद हो, नुस्खा बयान करो। बादशाह ने चढ़कर कहा। हकीम ने कहा, बादशाह सलामत मुल्क परिस्तान में एक अलबेला जिन रहता है। यह तमाम जिनों का सरदार है। उसके 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे बच्चे ने एक सफेद तोता पाला हुआ है। उस तोते में जिनकी जान है, हालांकि बच्चे में होनी चाहिए थी। बच्चा हम वक्त उसका पिंजरा अपने पास रखता है। कभी खेल ही खेल में उसका गला घोंटने की कोशिश भी करता है। इस मामले में उसे मां की खामोश हिमायत हासिल है। अगर उस तोते की गर्दन मरोड़ दी जाए तो जिन भी फिल्फ और हलाक हो जाएगा, और उसके मरते ही महल में झलझलासा आ जाएगा। जमीन से स्याह लावा बरामद होगा, जिसकी हिफाजत एक खौफनाक बला कर रही होगी। अगर उस लावे से बादशाह के सींगों की मालिश की जाए तो ये ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग, यानी गधे की तरह बादशाह के भी सर पर सींग नहीं रहेंगे। बादशाह ये लंबा चौड़ा नुस्खा सुनकर कदरे परेशान हो गया। कहने लगा कि ये तो बताओ कि परिस्तान कौन सी बको बस जाती है। हकीम ने बादशाह की हिमाकत आमेज बात सुनकर तासुफ से सर हिलाया और बोला, वहां कोई कोच या बस नहीं जाती। उसके लिए आपको जादुई कालीन यानी फ्लाइंग कारपेट का इंतजाम करना होगा, जो किसी जिन या जादूगर की कस्टडी में होगा। अच्छा, तो किसी जादूगर से तुम्हारी वाकफियत है? मेरा मतलब है कोई एड्रेस वगैरह। कि जनाब, अगर मैं जादूगर का एड्रेस भी बता दूं तो कहानी यहीं खत्म ना हो जाएगी। कहानी? कौन सी कहानी? बादशाह आग बगोला होकर बोला, सीधी तरह बताओ, वरना तुम्हारी हिकमत का लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा। क्या समझे? हकीम मन मना कर बोला, जनाब, आपके साहबजादे माशाल्लाह दानव बीना है। मुझे यकीन है कि वो जादूगर या जिन को ढूंढ निकालेंगे और उसकी मदद से वो उसकी उड़न कालीन भी अरेंज कर लेंगे। ठीक है, बादशाह ने हुंकारा भरकर कहा। लेकिन जब तक शहजादे इस मुहिम से फरिक नहीं होते, तुम शाही कैले में महसूर रहोगे, गमगीन आशार कहोगे और टाइम पास करने के लिए चक्की पीसोगे। हकीम ने घबराकर कहा, जनाब, यह अब बादशाहों का अच्छा तरीका है। जो नेकी करता है उसी को दरिया में डलवा देते हैं। नुस्खा बताने की अच्छी सजा मिली है। यह भी फरमाइए कि अगर मेरा नुस्खा कारगर रहा और आपके सींग गायब हो गए तो इनाम क्या मिलेगा? इनाम? बादशाह ने कदरे तफाखुर से कहा, हम एक बड़ा तराजू मंगवाएंगे। उसके एक पलड़े में तुम्हें और दूसरे में वो सारा आटा रखा जाएगा जो तुम दौराने कैद चक्की में पीसोगे। तुम्हारे वजन के मुसावी आटा तुम्हें बख्श दिया जाएगा। क्या? हकीम का चेहरा उतर गया। जनाब, मैंने तो सुना था कि बादशाह मुंह मांगा इनाम देते हैं। क्या यह नहीं हो सकता कि आप मुझे अशरफी वगैरह से नवाज दें? हाँ हाँ, बादशाह ने हाथ उठाकर तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, इत्मीनान रखो, तुम्हें अशरफी ब्रांड आटा ही दिया जाएगा। शाही अहलकार हकीम को पकड़कर ले गए तो वजीर मौसूफ ने आजुर्दगी से कहा, जनाब, मुझे आपका शाही मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। आज आपके सींग निकले हैं, कल कलां को चंद मजीद एक दफे की।
अटी न समय हो गए तो रैया का क्या रद्द अमल होगा। बादशाह के चेहरे का रंग भक्त हो गया। कहने लगा, ऐसी दहला देने वाली सूरत हाल का नक्शा ना खींचो। हम अभी अपने शहजादों को बुलाते हैं। हमें यकीन है कि वो हमारे लिए हकीम साहब का तजवीज करता नुस्खा ढूंढ निकालेंगे। आखिर हम उनके बाप हैं। क्या इज्जत रह जाएगी जब हम शहजादों के ससुराल उनका रिश्ता लेने सींगों समेत जाएंगे। लड़की वाले दुम दबाकर भाग जाएंगे। वजीर, बातदबीर ने पुरख्याल अंदाज में हुंकारा भरकर कहा, मगर बादशाह सलामत मेरी राय में दोनों शहजादों को एक साथ इस मुहिम पर न भेजें, वरना कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये मुहिम जान जोखों में डाल देने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सींगों के चक्कर में बैठो से भी जाए। पहले बड़े साहबजादे जरियाब को भेजिए। शहजादा जरियाब के लिए पहला मरहला जादूगर जिनकी तलाश थी, जिसका एड्रेस नामालूम था। लिहाजा वो यूं ही मुंह उठाए घोड़े पर सवार इधर उधर घूमता रहा, यहां तक कि एक वीरान जंगल में जा पहुंचा। जंगल इस हद तक वीरान था कि उसमें कोई जानवर तक ना था, बस एक कुटिया थी जिससे धुआं उठ रहा था। जरियाब ने अंदर झांका तो देखा कि एक दरवेश बैठा सिगरेट फूंक रहा है। कुटिया की दीवारों पर जा बजा जर्द कागज पर बने खजाने के नक्शे आवे जा थे, मगर शहजादे ने उसमें दिलचस्पी जाहिर न की। ऐसे छोटे मोटे खजाने तो उनके वालिद साहब रैया से टैक्स के नाम पे निकलवा लिया करते थे। जरियाब को देखते ही दरवेश समझ गया कि ये यकीनन परिस्तान के जादूगर का एड्रेस मालूम करने आया है। दरवेश इस जंगल में सदियों से रहता आया था। अब तक दर्जनों शहजादों को परिस्तान का पता समझा समझाकर थक चुका था। चुनांचे उसने बोरियत से जम्हाई लेते हुए कुटिया के कोने में पड़ी पोटली की जानिब इशारा किया और कहा, वो पोटली उठा लो, उसमें तुम्हें तिलिस्माती टोपी और जादुई अंगूठी मिल जाएगी। और हां, जाते हुए कुटिया का दरवाजा बंद करते जाना। यह कहकर दरवेश बाबा लंबी तान कर सो गया। शाहजादे ने खफगी से कहा, अजब आदमी बेजार दरवेश हो, चीजें पकड़ा दी और तरीका यह इस्तेमाल बताया कि बानी। दरवेश ने चादर का कोना मुंह से उठाया, तकिए के नीचे से एक पर्चा निकाला और झल्ला कर बोला, ये लो, तरीकाया इस्तेमाल मैंने फोटोकॉपी करा कर रख लिया है। इसे पढ़कर अपना सफर तय करना। हाँ, वापसी में ये तीनों चीजें मुझे वापस कर देना और उस पर्चे की 20 फोटोकॉपियां हों भी कराते लाना। मेरा तो हाल खराब हो गया फोटोकॉपी कराकर। शहजादे को दरवेश की बदजबानी पर बहुत गुस्सा आया। आखिर को शहजादा था। दिल ही दिल में ठान ली कि वापसी में इस दरवेश के बच्चे को ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी दरवेशी भूल जाएगा। पर्चे पर लिखी हिदायत के मुताबिक शहजादे ने अमल शुरू किया। अंगूठी बारीक टीन की पथरी जैसी नोकदार थी। उसे पत्थर पर रगड़ा तो शहजादे का हाथ कट गया और भल भल खून बहने लगा। अभी वो इस उफ्ताद से परेशान ही थी कि फजा में गड़गड़ाहट सी महसूस हुई। एक जानिब से धुआं सा उठा जैसे किसी ने कचरा जला दिया हो। एक काला जिन नमूदार हुआ। सींगों की वजह से वो उसे अपने वालिद से मुशाबे ही मालूम हुआ। जिन ने नींद से भराई हुई आवाज में कहा, हाँ बोलो, क्या मुसीबत आ पड़ी सुबह सुबह? शहजादा खून बहने से इस कदर परेशान था कि बेसाख्ता मुंह से निकला, बॉय, डॉक्टर को हाजिर किया जाए। मरहम पट्टी के बाद जब डॉक्टर गायब हो गया तो शहजादे को ख्याल आया कि असल में तो मुझे उड्डन कालीन की डिमांड करनी थी। ये मामूली बैंडेज तो मैं किसी भी क्लिनिक से करा सकता था। खैर, दोबारा अंगूठी को रगड़ा, खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज आई। मगर ये क्या? जिन के बजाय जिन का एक गोल मटोल सा बच्चा नमूदार हुआ और हू करके बदतहजीबी से हंसने लगा। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो? जिन के बच्चे ने कहा, अब्बा ने मुझे भेजा है। पहली बार वो खुद आते हैं और अगर कोई बार बार तंग करे तो मुझे भेज देते हैं। वैसे ये आप उंगलियां जख्मी करने के बजाय सीधी तरह हमारे मोबाइल नंबर पर ट्राई क्यों नहीं कर लेते? खैर जल्दी बोलें, काम क्या है? तो शहजादे ने सोचा कि ये जिन सर्विस खासी नाकिस है। बहरहाल आजमाने को बोला, उड़न कालीन हाजिर किया जाए ताकि हम परिस्तान के अलबीला जिन के खानी उनके इलाके का विजिट कर सकें। जिन का बच्चा बोला, हो
अलबेले जिन का बच्चा निराला जिन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आज उसकी बर्थडे पार्टी है। उसने कहा भी था कि जिन जिन के बच्चे आना चाहें साथ लेते आना। ये कहकर उसने छुटकी बजाई और एक मुख्तसर और घिसा पिटा कालीन का टुकड़ा सामने आ गया। दोनों घिस घिसाकर बैठ गए। कालीन कैसे फजा में बुलंद हुआ, उसके गियर और स्टीयरिंग वगैरह कहाँ थे, शाहजादे को कुछ मालूम ना हुआ, क्योंकि उसने टेक ऑफ के साथ ही आंखें बंद कर ली थीं और कालीन आसमान की वसातों में उड़ता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद जिनके बच्चे ने शाहजादे को ऐसा धक्का दिया कि उसने घबराकर आंखें खोल दी। वो गिरते गिरते बचा था। जिनके बच्चे ने कहा, जरा खिसक कर बैठो, इस तरह फैल के क्यों बैठे हो? ये तुम्हारे बाप का कालीन नहीं, मेरे बाप का है। शहजादा जो कालीन के किनारे से तकरीबन लटकने लगा था, खिसक कर ऊपर आया और तैश में आकर एक जोरदार तमांचा जिनके बच्चे को रसीद किया। बस भाई, जिनके बच्चे ने तो रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया, जो पहले ही सर पर था। शहजादे ने मौके की नजाकत का ख्याल करते हुए बच्चे को चुमकारने की कोशिश की, क्योंकि वो कालीन का फ्लाइंग रूट और लैंडिंग का तरीका नहीं जानता था। मगर वो तो किसी तरह काबू में ही ना आता था। किसी बिगड़े हुए लाडले बच्चे की तरह चीख चीख कर अम्मी अम्मी की सदाएं हाथ लगाने लगा, और उसकी पुकार में कुछ ऐसा असर था कि फौरन ही कालीन से चंद गज के फासले पर एक खौफनाक जिनांतनी नमूदार हुई, जो बहुत तैश में मालूम होती थी। उसके खुले हुए बाल फजा में काली घटाओं की तरह लहरा रहे थे और सफेद बड़े बड़े दांत आसमानी बिजलियों की तरह चमक रहे थे। वो अचानक ही शार्क मछली की तरह कालीन के ऐन नीचे पहुंची और उसे उलट दिया। जिनका बच्चा ऐन उसी लम्हे कूदकर मां की गोद में जा छुपा और शहजादा जरियाब रोता चिल्लाता जमीन की अथाह गहराइयों की जानिब लुढ़कता चला गया। दिन गुजरते गए। बादशाह जरियाब के इंतजार में सूख कर कांटा हो गया। उसके सींग घास की तरह तेजी से बढ़ते गए, यहां तक कि सर पर पहने हुए ताज को तोड़कर बाहर झांकने लगे। मल्लिका ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, क्योंकि उसके सरताज इन कांटों का झाड़ मालूम होने लगे थे। बादशाह रैया का सामना करने से कतराने लगा था। रैया अलबत्ता मुतमिन थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गधे के सर पर कभी सींग नहीं उग सकते। आखिर बादशाह ने अपने छोटे साहबजादे नयाब जयाब को बुलाया और कहा, बेटा, हमें महसूस होता है कि जरियाब किसी मुसीबत में फंस गया है। इधर मैं सींगों की वजह से सख्त परेशान हूं, कोई हेयर स्टाइल सूट ही नहीं करता। अब यही सूरत है कि जिधर सींग समाए उधर निकल जाऊं और राजपाट छोड़कर जंगल की राह लूं। रैया के सामने शर्मिंदगी मुझसे सही नहीं जाती, क्योंकि मुझे उसकी प्रैक्टिस नहीं। नायाब ने कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न कीजिए, मैं आज ही इस मुहिम पर निकलता हूं। आपके लिए सांबे स्याह लावा भी लाऊंगा, और वापसी में अगर मूड हुआ तो भाई को भी लेता आऊंगा। अक्लमंद शहजादा नायाब जरा मुतफक्कर नहीं था। उसे मालूम था कि रास्ते में उसे कोई ना कोई मददगार किस्म के दरवेश जरूर मिलेंगे। अगर उसने जरा भी समझदारी या चापलूसी से काम लिया तो वो फौरन जादू की छड़ी या घड़ी दे डालेंगे। शहजादे ने सामान सफर इकट्ठा किया और हवा के घोड़े पर सवार तेजी से रवाना हुआ। जंगल की कुटिया में उसी दरवेश से मुलाकात हुई। नन्हे जिनकी अम्मी ने कालीन उलटते वक्त जादुई अंगूठी और टोपी जरियाब की जेब से निकालकर दरवेश तक पहुंचा दी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि शहजादे का छोटा भाई भी इस मुहिम पर निकलने ही वाला है। शहजादे ने खाना निकालकर निहायत अदब से दरवेश को पेश किया। दरवेश कई रोज से भूखा था। उसने ये खाना सैर होकर खाया। मालूम नहीं, जब उसके पास सारे जादुई आइटम मौजूद थे तो वो अपने लिए ऑर्डर देकर खाना क्यों नहीं मंगवाता था। बहरहाल दरवेश की दी हुई अंगूठी को रगड़ने से जो जिन हाजिर हुआ वो खासी अजलत में मालूम होता था। बोला, जरूर, तुम्हें भी परिस्तान जाना होगा। जिसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। उड़नकालीन तुम लोग बुक कर लेते हो, और हमें अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना हो तो टैक्सी करनी पड़ती है। उस एहतिजाज के बाद जिन ने शहजादे के लिए उड़नकालीन बिछा दिया।
डायरेक्शन ऐसी रखी कि अगर रास्ते में किसी हवाई जहाज से टकराकर क्रैश ना हो जाए तो सीधा निराले जिन की छत पर लैंड करे। अलबीले जिन के महल में बहुत हलचल थी क्योंकि उसके लाडले बेटे निराले की बर्थडे पार्टी थी। जिन की बीवी अनोखी ने जश्न ए सालगिरह की खुशी में घर की सफाई शुरू कर रखी थी। उसने सोचा कि उसका बच्चा बर्थडे टेबल पर तोते का पिंजरा भी जरूर रखेगा। चुनांचे उसने पिंजरा खोलकर तोता बाहर निकाल दिया और उसकी सफाई करने लगी। जिनका बच्चा उसके पीछे भागा तो वो उड़कर कपड़ों की अलगनी पर जा बैठा। जिनकी बीवी ने कोई परवाह न की क्योंकि उसमें जिनकी जान थी, उसकी नहीं। इतने में अलबीला जिन अपने कमरे से आंदा दिखा मादम्बू आदम्बू चिल्लाता हुआ बाहर आया। बीवी ने तुमनक कर कहा, आपको तो हर वक्त आदम्बू आती रहती है। उस दौरान जिनकी नजर तोते पर पड़ी तो हवास भागता होकर बोला, ये तोता क्यों पिंजरे से बाहर है? तुम्हें मेरी जान की कुछ परवाह नहीं? बीवी ने पिंजरा झाड़ते हुए खफगी से कहा, तो किसी ढंग की जगह अपनी जान क्यों नहीं रखते? जिन ने नौकर को तोता पकड़ने का हुक्म दिया और खुद अंदर जाकर टीवी देखने लगा। नौकर ने 2-4 बार बेदिली से हुश हुश करके तोते को उतरने का इशारा दिया मगर कामयाब ना हुआ। अगर जिन आदम्बू की रट लगाने के बजाय जरा उचक कर ऊपर देख लेता तो उसे यकीनन वो नायाब नजर आ जाता जो छत से सहन में झांक रहा था। नायाब को अलगनी पर बैठा तोता नजर आ गया। यूं तो आसपास और भी कई तोते उड़ रहे थे मगर अलगनी वाले तोते की शक्ल पर जो हिमाकत बरस रही थी उससे वो जान गया कि हो ना हो उसी में जिनकी जान है। उस दौरान तोता अलगनी से उतरकर सहन में मटर गश्त करने लगा। शहजादे ने तिलिस्माती टोपी पहन ली ताकि किसी को दिखाई ना दे सके। फिर चुपके चुपके नीचे उतर आया और आहिस्तगी से रुमाल डालकर तोते को छाप लिया। जिनकी बीवी ने यह मंजर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया कि उनका तोता रुमाल को किसी दुपट्टा की तरह सर से लपेटे खुद ब खुद फजा में मुअल्लक हो रहा है। जाहिर है कि तिलिस्माती टोपी नायाब ने पहनी थी, तोते ने नहीं। जिनकी बीवी बदहवास होकर चीखी, अरे निराले के अब्बा देखिए तो सही, ये आपकी जान कहां जाकर अटक गई? जिन ने सुना तो उसके तो हाथों के तोते उड़ गए। बौखलाकर बाहर निकला मगर नायाब के लिए इतनी मोहलत काफी थी जो जिन की बीवी ने फराहम की। वो तोते को लेकर छत पर चढ़ गया। ये बोलने वाला तोता था। उसकी खास आदत यह थी कि वो मुखातिब के आखिरी अल्फाज दोहराता रहता था। चुनाचे शहजादे ने जब चुमकार कर कहा, मिट्ठू बेटा चोरी खाएगा, तो तोता किसी जिद्दी और बदतहजीब बच्चे की तरह बोला, खाएगा खाएगा खाएगा। शहजादे ने होशियारी से दूसरा सवाल पूछा, मिट्ठू बेटा गला दबाएगा? तो तोता फौरन बोला, दबाएगा दबाएगा दबाएगा। लिहाजा शहजादे ने उसकी फरमाइश के एहतराम में जूं ही उसकी गर्दन मरोड़ी, उसी लम्हे ऐसी खौफनाक गड़गड़ाहट पैदा हुई जैसे बेक वक्त कई आंधी तूफान और झलझले आ गए हों। जिन और परियां सर के बल खड़े हो गए, जमीन तहस नहस हो गई। सिर्फ शहजादा नायाब छत से टांगें लटकाए आराम से बैठा च्युइंगम चबाता रहा। महल की जमीन से सियाह तेल का एक फव्वारा सा फूट पड़ा। शहजादे ने देखा कि एक खौफनाक बला जो 2 मुंह वाले अजदहे की सूरत में थी फन फैलाए उस सियाह लावे की हिफाजत कर रही थी। यह हैबत नाक बला 2 मुंह होने की वजह से ही मार खा गई। बेचारी दाएं और बाएं को देखती रही और शहजादे के सामने खड़े होकर अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। सियाह लावा सूंघ कर देखा तो मालूम हुआ कि ये तो खाम पेट्रोल था। हद तेरी की, शहजादा बड़बड़ाया, पेट्रोल तो हम अपने इलाके के किसी पेट्रोल पंप से भी ले सकते थे, उसके लिए दरवेश ने हमें नाहक दौड़वाया। खैर, अब वो यहां आ ही गया था तो ये तेल अपनी मिनरल वाटर की खाली बोतल में भर लिया। उड़न कालीन की तलाश में नजर दौड़ाई तो धक से रह गया। उस आंधी तूफान में कालीन कहीं उड़ गया था। अब क्या हो? इतने में उसे एक नेक दिल परीजाद नजर आया जो झलझले के मुतासिरीन में इसलिए शामिल ना हुआ था कि बहादुर शहजादे की मदद कर सके, जिसने अब तक कोई खास बहादुरी न दिखाई थी। सब कुछ बाई चांस ही हुआ था। नेक दिल परीजाद ने कहा,
शहजादे क्यों परेशान होते हो? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे वतन तक पहुंचा दूं। परीजाद ने शहजादे को अपने परों पर बिठा लिया और उड़ने लगा। रास्ते में एक जंगल से गुजर हुआ तो शहजादे ने क्या देखा कि एक बेरी के दरख्त पर जरियाब उल्टा लटका हुआ है। आखिर बड़ा भाई था, लिहाजा शहजादे ने परीजाद से इल्तिजाइया अंदाज में कहा कि अच्छे परीजाद, इसे भी साथ ले लो। ये मेरा निकम्मा भाई है, अब्बा ने दवा लेने भेजा था और ये यहां उल्टा लटका झूला झूल रहा है। परीजाद नेक दिल जरूर था, मगर अक्ल से पैदल नहीं। बुरा मानकर बोला, मैंने जरा लिफ्ट क्या दे दी, तुम तो फ्री ही हो गए। खुद सोचो कि तुम 80-80 किलो के दो भाई मेरे ऊपर सवारी करोगे तो मेरा कचू मरना निकल जाएगा। जाओ, जाकर तुम भी भाई के साथ झूला झूलो। ये कहकर परीजाद ने नायाब को नीचे पटक दिया। नायाब ने जमीन से उठकर मिट्टी झाड़ी और चोटें सहलाते हुए बेर के दरख्त को झिंझोड़ा तो चंद जंगली बेरों के साथ भाई भी टपक पड़ा। दोनों भाई गले मिले और पैदल अपने वतन का रुख किया। दरवेश की चीजें उसे वापस नहीं की कि अब्बा का क्या भरोसा, कल कोई और प्रॉब्लम खड़ी कर लें। घर पहुंचे तो बादशाह ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। स्याह लावा गर्म करके बादशाह के सर पर मल गया तो थोड़ी ही देर में